दोस्तों नमस्कार। आपका YouTube चैनल भारत लिंक के ऊपर स्वागत है और मेरा नाम है सतवीर दलाल। दोस्तों पिछले 2 दिनों से हरियाणा के अंदर जो कुछ भी घटित हो रहा है उससे पूरा देश स्तब्ध है कि एकदम से ये ऐसा कैसे हुआ कि 2 समुदायों के बीच में इतने ज़्यादा कोहराम हो गया, इतना ज़्यादा बवाल हो गया और इतनी ज़्यादा नुकसान हो गया। तो आखिर इतनी बेचैनी, इतने समाज के अंदर मनमुटाव और इतना वैर भाव एकदम से कैसे लावे की तरह फूट पड़ा। तो हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों मेवात की घटना के ऊपर। कल सोमवार को विश्व हिंदू परिषद की एक यात्रा निकलनी थी, ब्रजमंडल यात्रा, जो कि पहले भी निकलती रही है, हर साल निकलती रही है। लेकिन कल सोमवार को जैसे ही ब्रजमंडल यात्रा निकली तो एक समुदाय विशेष के लड़कों ने या आदमियों ने मिलकर उसके ऊपर पथराव कर दिया। पहले गाली गलौज दी, फिर उनके ऊपर पथराव कर दिया और छतों से एकदम से उनके ऊपर पत्थर बरसाने लगे। इससे पूरे उसमें ब्रजमंडल यात्रा के में शामिल जितने भी आदमी थे उनमें एकदम से हड़कंप मच गया। वो भागने लगे और फिर उन्होंने भी पत्थरबाजी की और इस तरह से मामला बढ़ते बढ़ते इतना विभीषण रूप धारण कर लिया उसने कि एक विशेष समुदाय के लोगों ने, जो कि ऐसा लग रहा था कि पहले से ही उस चीज की योजना बनाकर बैठे हुए थे, क्योंकि छतों के ऊपर से एकदम से इतने ज्यादा पत्थर आने लगे, इतने पत्थर बरसने लगे, लोगों को मारने लगे, फायरिंग करने लगे। तो इससे स्थिति एकदम इतनी ज़्यादा बिगड़ गई और इतना ज़्यादा बढ़ गया मामला कि उस विशेष समुदाय के लोगों ने सैकड़ों बसें फूंक दी, लोगों के साथ मार पिटाई की, गाड़ियों में तोड़ फोड़ की। और सबसे बड़ी बात यह है कि नूह के अंदर साइबर जो थाना था अनाज मंडी में, उसको भी उन्होंने काफ़ी कुछ नुकसान पहुंचाया। और अब ये मामला बढ़ता बढ़ता सिर्फ नूह में ही नहीं, नूह से सोना में और गुड़गांव में और थोड़ा बढ़ता जा रहा है। हालांकि सरकार इसके ऊपर कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का प्रयत्न कर रही है। 20 कंपनियां भी भेजी हैं, धारा 144 भी लागू कर दी गई है और 1-2 जगह कर्फ्यू भी लगाया है। लेकिन बात ये आती है कि एकदम से ऐसा मामला भड़क क्यों गया, एकदम से ऐसा कैसे हो गया कि जो एक समुदाय के लोग अपनी यात्रा निकाल रहे थे, जो पहले भी निकालते रहा करते, उनके ऊपर एक अचानक से एकदम से कैसे दूसरे विशेष समुदाय के लोगों ने आक्रमण कर दिया। तो इसके ऊपर अगर हम चर्चा करें तो इसके ऊपर 3 पहलुओं पर चर्चा करेंगे हम, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगर हम बात करें सामाजिक पहलू पर, तो मेवात क्षेत्र के अंदर दोस्तों 80% जनसंख्या मुस्लिम समुदाय की है और 20% जनसंख्या है दूसरे समुदाय की। तो जहाँ पर एक समुदाय की 80% जनसंख्या होगी, वो मेजोरिटी में होंगे, तो वो तो अब यही सोचेंगे कि हमारा ही राज है, एक छत्र राज है और जैसा हम चाहेंगे वैसा ही चलेगा। और 20% जनसंख्या है, वो माइनॉरिटी में होते हैं, वो इतना ज़्यादा कर नहीं सकते। तो ये पहले से ही उन लोगों के उसमें ये था कि ये लोग क्यों यात्रा निकालते हैं, क्यों वो करते हैं। और कुछ अगर हमें आर्थिक उसके ऊपर भी बात करें, पहलू के ऊपर भी बात करें, तो उस क्षेत्र के अंदर बेरोजगारी की दर बहुत ज़्यादा है। तो युवा क्या कर रहे हैं कि आजकल ज़्यादातर ये साइबर फ्रॉड करने लग रहे हैं और उसमें पिछले कुछ टाइम से पुलिस उनके ऊपर दबाव दिया करती, उनको सर्च किया करती, अरेस्ट किया करती। तो वो भी युवाओं के अंदर एक असंतोष था कि रोजगार है नहीं और ठगी के मामले करते हैं, साइबर क्राइम करते हैं, तो पुलिस का दबाव बढ़ता जा रहा है। और काफ़ी कुछ इस तरह के जो ठग थे वो इस एरिया को छोड़ के भी गए थे। लेकिन जहाँ 80% जनसंख्या लोगों की हो और उसके बच्चे अगर इस तरह काम करें और उन्हें अपना एरिया छोड़ के जाना पड़े, तो उनके लिए तो ये एक थोड़ी सी मुश्किल की स्थिति है। इसलिए ये प्री प्लान था कि मेरे हिसाब से उन लोगों ने ये सोचा कि हम इतना डर या इतना खौफ पैदा कर दें कि यहाँ पुलिस आने की कोई हिम्मत ना करे, दूसरे समुदाय के लोग आने की हिम्मत ना करें। तो शायद वो असंतोष या अपनी ताकत दिखाने का एक ऐसा उन लोगों को मौका मिला और उन्होंने ब्रजमंडल यात्रा के ऊपर पथराव कर दिया, आगजनी कर दी, तोड़ फोड़ कर दी, आग लगा दी। तो इसमें सिर्फ एक बेरोजगार, हालांकि सरकार इसके ऊपर काफी नियंत्रण करने का प्रयत्न कर रही है और काम भी किया है और इंटरनेट सेवाएं भी बंद की है। कुछ स्थिति कुछ कंट्रोल में है कई जगह, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में थोड़ी स्थिति और खराब होती जा रही है। हालांकि सरकार का पूरा प्रयास है, पुलिस प्रशासन का पूरा प्रयास है कि इस मामले को शांत कर दिया जाए। लेकिन इसके पीछे सिर्फ सामाजिक और आर्थिक पहलू ही नहीं है, सबसे बड़ी बात एक राजनीतिक पहलू भी है। इस राजनीतिक पहलू की अगर हम चर्चा करें तो 2014 से पहले
इस देश के ऊपर कांग्रेस का राज था और हरियाणा में भी कांग्रेस का राज हुआ करता, और कांग्रेस ने हमेशा ही मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की है। उन्होंने हमेशा ही मुस्लिमों के बारे में पहले सोचा, और दूसरे समुदाय को उन्होंने एक तरह से ये सोचा था कि इन लोगों के पास कहाँ जगह है, हमारे को वोट नहीं देंगे तो किसको वोट देंगे, और उन्होंने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की। इस चीज के लिए आपने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का एक वो वाक्य भी सुना होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस देश की संपदा के ऊपर पहला जो अधिकार है वो मुस्लिम समुदाय का है और दूसरा अधिकार किसी अन्य समुदाय का है। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति जब कांग्रेस सरकार करती रही, और कांग्रेसी के उत्तर प्रदेश में तो सपा ने, समाजवादी पार्टी ने भी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की है। मुलायम सिंह जी को तो मुल्ला मुलायम सिंह के नाम से बोला जाया करता, और उन्होंने मुस्लिमों के लिए इतना कुछ किया है जो कि हिंदुओं के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। तो अब 2014 के बाद जब बीजेपी की सरकार आई है तो बीजेपी ने राजनीति की है हिंदू राष्ट्रवाद की, और हिंदू राष्ट्रवाद की जैसी राजनीति की है तो मुस्लिम समुदाय में एक तरह से असंतोष फैलता गया, और उस असंतोष के फैलने के कारण उनको ये लगा कि ये सरकार हमारी तरफ नहीं है और हिंदू समाज की तरफ है, इसलिए वो हिंदुओं के प्रति उनके अंदर नफरत या हिंदुओं के प्रति असंतोष फैलता गया। और अब उसी का वो है कि इसके अंदर मेवात के अंदर जो विश्व हिंदू परिषद की जो यात्रा थी, ब्रजमंडल यात्रा थी, उसके ऊपर उन्होंने योजना के अनुसार आक्रमण कर दिया। अगर इस चीज के ऊपर दोस्तों हम कानूनी पहलू को भी देखें कि सरकार नियंत्रित कर रही है या फिर सरकार ने आज तक क्या किया है या प्रदेश की कानूनी व्यवस्था क्या है, तो इसके ऊपर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार ने भी, हरियाणा सरकार की जो कानून व्यवस्था है वो इतनी ज्यादा सुदृढ़ नहीं है जितनी कि अब योगी सरकार के आने के बाद उत्तर प्रदेश में है। हरियाणा के अंदर दोस्तों पुलिस के अंदर क्या, हर डिपार्टमेंट के अंदर जो भी एक बार रिटायर हो जाता है, हरियाणा सरकार उसके ऊपर दोबारा अपॉइंटमेंट ही नहीं करती। और हरियाणा सरकार का अब ये है कि किसी भी तरीके से पैसे बचाने चाहिए, पेंशन ना देनी पड़े, तनख्वाह ज्यादा ना देनी पड़े, तो एक तो कौशल रोजगार योजना के तहत 20-20 हजार रुपए के भर्ती कर रही है नए वर्कर। और पुलिस के अंदर जो मेन पुलिस के कांस्टेबल या वो हुआ करते, तो अब सरकार ये करने लगी कि होमगार्ड के 20-20, 25-25 हजार रुपए के होमगार्ड, 25 हजार रुपए की सैलरी में होमगार्ड के जो जवान है वो पुलिस में भर्ती करने लगे। तो जब तक एक नियमित पुलिस का एम्प्लॉय नहीं होगा, कर्मचारी नहीं होगा, तो वो उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारी से काम नहीं करेगा, चाहे वो पुलिस का कर लो या किसी और का कर लो, जब तक कि उसको फुल फ्लैश नौकरी नहीं मिलेगी। अगर पार्ट टाइम जॉब होगी या फिर एक 20-25 हजार रुपए के, जैसे एसपीओ भी लगाए थे पुलिस के अंदर, वो पहले से पेंशन लिया गया थे रिटायर मिलिट्री वालों को, आर्मी वालों को एसपीओ के रूप में, तो उन्होंने भी इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो इसके कारण कानून व्यवस्था है ना हरियाणा के अंदर थोड़ी ही कमजोर हुई है, और उसी कमजोरी का फायदा आजकल के युवा उठा रहे हैं। आजकल के लोगों के मन पे कानून का, पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। और इसका एक दुष्प्रभाव ये भी है कि जब कोई अपराध होता है तो पहली बात तो पुलिस के पास संख्या बल होता नहीं कि वो कर्मचारियों के, वो अपराधियों के पीछे भागें। तो उसमें क्या करते हैं कि वो वहीं समझौता करवाने का प्रयास करते हैं, और अगर कोई अपराधी है तो उसे समझौता करवा कर नहीं करता पीड़ित, तो उसे दबाव देकर समझौता करवा देते हैं, एफआईआर दर्ज करवाते हैं। इसका नतीजा क्या है कि इससे अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं। और दूसरी बात एक ये है कि हरियाणा के अंदर जो पुलिस है वो राज्य के अधीन है, और राज्य के अंदर चीफ मिनिस्टर चलता है विधायकों के ऊपर। और आज ये हरियाणा में किसी से छुपी हुई बात नहीं है कि हरियाणा के जो विधायक हैं, काफी विधायक ऐसे हैं जिनके पास अपराधियों का एक ऐसा चक्रव्यूह है कि वो अपराधी ही उनके पास रहते हैं और आम आदमी को उससे मिलने नहीं देते। तो अगर एक अपराधी अगर एक विधायक के साथ रहेगा, हमेशा उसके बगल में खड़ा रहेगा, उसी के कहने से काम करेगा, तो पुलिस वालों को भी ये लगता है कि जब नेताजी का या विधायक का हाथ एक अपराधी के ऊपर है तो वो हमारे से भी ज्यादा पावरफुल है, तो वो भी हिचकने लगे हैं। इससे ओवरऑल समस्या क्या हुई है कि आम आदमी को
कानून पर से विश्वास उठता जा रहा है। इसी का आज ये हुआ है कि जो कानून का भय है, कानून का खौफ है, वो ऐसे लोगों में निकल चुका है और उन्होंने बेखौफ होकर ने इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है, जो कि पूरे प्रदेश के लिए बहुत ही घातक है। प्रदेश क्या, अगर ऐसा रहा तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि असंतोष इतना बढ़ जाएगा कि आज हरियाणा में हुआ है, कल को किसी दूसरे राज्य में होगा, फिर किसी तीसरे राज्य में होगा, और मणिपुर में तो इस तरह की घटनाएं चल ही रही हैं। तो इस मामले में पुलिस को भी थोड़ा मजबूत कदम लेना होगा और पुलिस से पहले राज्य को यानी मुख्यमंत्री को पुलिस को भरोसा दिलाना होगा कि राज्य की जो सरकार है वो पुलिस के साथ है और उसको फ्री हैंड देना पड़ेगा कि इस तरह के आदमियों से कड़ाई से निपटें। लेकिन हरियाणा में ऐसा लग नहीं रहा इस तरह की होगी, इसलिए हालांकि 20 कंपनियां हैं जो सीआरपीएफ की या अर्धसैनिक बलों की भेजी स्थिति को करने की कोशिश की जा रही है, नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मेन कानून व्यवस्था की बात आती है, मेन राजनीतिक व्यवस्था की बात आती है। अगर राजनीति की भी हम चर्चा करें तो आज तक जितनी भी पार्टियां हैं उसने मुस्लिम तुष्टीकरण की तो राजनीति की है। अगर हम बीजेपी की भी बात करें तो आजकल ये दिखाई दे रहा है कि जैसे हमारे मोदी जी हैं वो पसमानदा मुस्लिम के लिए वो कर रहे हैं, तो उनका झुकाव भी मुस्लिम वोटों के प्रति ज़्यादा होने लग रहा है। तो ऐसे में हमारा जो हिंदू समुदाय है वो भी अपने आप को थोड़ा सा ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है और उसमें भी एक असंतोष है। तो इसके लिए अब सरकारों को राजनीतिक उससे लाभ हानि से ऊपर उठ के कानून व्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा। लेकिन अगर इस तरह की घटना दोबारा से होती है तो ये पूरे देश के लिए, पूरे प्रदेश के लिए घातक है। इसके लिए सबसे पहले तो ये है कि दोनों ही समुदाय के जितने भी हमारे सामाजिक आदमी हैं, विद्वान आदमी हैं, जो चाहते हैं कि अमन चैन हो प्रदेश के अंदर, उन लोगों को आगे आना होगा और अपने अपने समुदाय के लोगों को समझाना होगा। नहीं तो देश के अंदर ये एक ऐसी आग है, अगर ये बढ़ गई तो पूरे देश को लपेटे में ले लेगी। इसलिए अगर इस चीज़ का समाधान करना है तो एक बार राजनीतिक नेताओं को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज आना होगा और इसको सामाजिक और सौहार्द बनाने के लिए राजनीतिक लाभ हानि से ऊपर उठकर लोगों को समझाना होगा। लेकिन इस तरह का लग नहीं रहा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी इच्छुक है कि समाज में शांति हो, क्योंकि ऐसे मौके उनके लिए पुनर्जन्म का काम करते हैं, जीवन दान देने का काम करते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। इस मामले में भी ऐसा ही हो रहा है। जैसे ही कल ये घटना हुई, हर एक राजनीतिक पार्टी एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाने लगी। किसी भी नेता ने ये नहीं कहा कि समाज के लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, शांति बनाए रखनी चाहिए। उनको एक मौके के रूप में बनाया। यही एक ऐसी स्थिति है जो घातक है प्रदेश के लिए और देश के लिए। इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए हम सभी को प्रयास करना होगा, सभी को समझाना होगा और सभी को इसके नुकसान के बारे में बताना होगा। अगर हम शांति चाहते हैं तो चाहे कोई हिंदू है, मुस्लिम है या कोई राजनीतिक पार्टी है, सभी को शांति बनाने की अपील तो करनी ही करनी पड़ेगी। जो ऐसे अराजक तत्व हैं उनको भी सख्ती से नियंत्रित करके उनको समझा के न और उनको रोक के न, तभी देश में शांति हो सकती है। लेकिन अगर जब तक राजनीतिक पार्टियां इस स्थिति को लाभ के रूप में लेती रहेंगी, ये मामला बढ़ता जाएगा। और आज अगर ये हरियाणा के दक्षिणी जिलों में हुआ है तो ये फैलता फैलता पूरे प्रदेश में भी फैल सकता है दोस्तों, पूरे देश में भी फैल सकता है। इसलिए मेरा अनुरोध है आप सबसे तो है ही शांति बनाने का, राजनीतिक पार्टियों से विशेष रूप से है कि इसको अपने अवसर के रूप में ना देखें और शांति बनाने के लिए अपने अपने वर्करों की ड्यूटी लगाएं। और समाज में जो बड़े नेता हैं, राजनीतिक पार्टियों में बड़े नेता हैं, उनको आगे आके न माहौल को ठीक करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, तभी इस देश में शांति स्थापित हो सकती है। तो मेरा भी आप सबसे अनुरोध है दोस्तों कि शांति बनाए रखें और इस तरह की अगर कोई कानून व्यवस्था की वो है तो प्रशासन का साथ दें और अपने प्रदेश का साथ दें और माहौल को ठीक करें। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही।